अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है रिमूवल ऑफ हार्डनेस, कठोरता का निष्कासन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लेंगे रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, अस्थायी कठोरता का निष्कासन। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो हार्डनेस है इसके रिमूवल के लिए टू मेथड्स यूज होती है। फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग मेथड और सेकंड मेथड है क्लार्क्स मेथड। ओके, पहले हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग मेथड। तो देखो बच्चों, जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम इनके बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। और ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं जब वाटर को बॉइल्ड किया जाता है तो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं? कार्बोनेट्स में। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ऐसे में ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। इनको फिल्टर करके वाटर से रिमूव कर दें तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग मेथड में कि व्हाई कार्बोनेट्स आर डिकम्पोज्ड इनटू कार्बोनेट्स व्हाई बॉइलिंग and carbonates are precipitated out from water. ओके, कि जैसे ही आप कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए जो बाइकार्बोनेट्स हैं जो डिसॉल्व है वाटर में, सॉल्युबल है, आपने वाटर को बॉइलिंग की तो इनका डिकम्पोजिशन हो गया और ये चेंज हो गए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट था तो कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था मैग्नीशियम कार्बोनेट में, तो ये दोनों वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ऐसे में ये प्रेसिपिटेटेड होकर सरफेस में आ जाते हैं और इनको रिमूव करके हटा दिया जाता है। और इस तरह से अब जो हमें मिलेगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? सॉफ्ट वाटर। ओके, तो ये है बॉइलिंग मेथड और यही डेफिनेशन भी है कि वाटर की ऐसी हार्डनेस जिसको बॉइलिंग करके रिमूव किया जा सकता है वही टेम्परेरी हार्डनेस है। तो यही इसकी एक मेथड है। ओके, यहां तक समझ गया। नेक्स्ट मेथड है क्लार्क्स मेथड, ये इसी को बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेथड। तो देखो बच्चों, ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं किसके? मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो ये बाइकार्बोनेट्स हैं, जब ये हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं? कार्बोनेट्स में। और हम जानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से इनको यहां कहें कि टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो वाटर हार्ड वाटर है जिसमें क्या है टेम्परेरी हार्डनेस, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, ओके, इसकी एक कैलकुलेटेड अमाउंट मिलाई जाती है। ऐसा नहीं कि कितना भी मिला दो। ऐसे में क्या होगा, अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तो ऐसे में कैल्शियम आयन अगर बढ़ गए वाटर में तो ऐसे में वो क्या ला देंगे? एक आर्टिफिशियल हार्डनेस, मींस जहां सॉफ्ट होना था वाटर वहां और ज्यादा क्या हो गया? हार्ड हो गया। तो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, इसको करते हैं एडेड विद वाटर बिकॉज एक्सेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल कॉज आर्टिफिशियल हार्डनेस। तो अगर ज्यादा नहीं मिलाएंगे कैलकुलेटेड अमाउंट, अब क्या होती है एक्शन? ये देखिए कि ये है बाइकार्बोनेट्स, ये आपने मिला दिए स्लैग्ड लाइम जो कि एक कैलकुलेटेड अमाउंट है। तो यहां पर जो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स थे ये किस में चेंज हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट में। जस्ट ऐसा ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों बन गए। हम जानते हैं कि ये वाटर इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेटेड होंगे, इनको फिल्टर करके हटा दो, वाटर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये थी टेम्परेरी हार्डनेस की एक मेथड जिसमें आपने टू मेथड्स, एक तो बॉइलिंग मेथड और एक क्लार्क्स मेथड। देखो एक थर्ड मेथड भी है और वो है वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मेथड ऐसी मेथड है जो टेम्परेरी हार्डनेस को भी रिमूव करती है और किसको रिमूव करती है? हार्ड, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को। तो अगर हम यहाँ वॉशिंग सोडा मेथड का भी यूज कर दें तो वॉशिंग सोडा तो आप जानते होंगे बच्चों क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा को अगर हम वाटर में मिलाते हैं और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं, चाहे वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में हो, चाहे सल्फाइड के फॉर्म में हो और चाहे क्लोराइड्स के फॉर्म में,
तो थर्ड अगर हम मेथड देखें, समझ गए ना कि टेम्परेरी हार्डनेस के रिमूवल की जो थर्ड मेथड अगर हम लेते हैं वो है वॉशिंग सोडा मेथड। तो ये मेथड ऐसी है बच्चों जो दोनों जगह दिखेगी आपको, टेम्परेरी हार्डनेस में भी मिल जाती है और परमानेंट। तो देखो ये है कैल्शियम आयन और ये है मैग्नीशियम आयन। अब चाहे इसमें आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लें, ओके, ये है, चाहे आप यहां पर इसका बाइकार्बोनेट ले लें और आपने इसमें क्या मिलाया Na2 और CO3, यहां पर भी मिला दिया Na2CO3, यही क्या है वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ऐसे में ये कार्बोनेट इनसे रिएक्शन करेंगे और CaCO3 + 2 NaHCO3, जस्ट ऐसा ही CaCO3 + 2 NaHCO3, ओके, यहां पर आ जाएगा, यहां हो जाएगा MgCO3। तो ये जो है दोनों ये क्या हो गए पीपीटी फॉर्म में आ गए। ये तो क्या है वाटर सॉल्युबल होते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा अगर बन जाए तो प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, बट ये ज्यादातर उसी सॉफ्ट वाटर में रहेंगे और अगर ये प्रेजेंस में प्रेसिपिटेटेड हो भी गए तो वो इन्हीं के साथ निकल जाते हैं। तो ये इस तरह से वाटर सॉल्युबल नहीं बनती ये भी, तो ये हम कहें कि ये कहां चले गए सॉफ्ट वाटर, और या फिर प्रेसिपिटेटेड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से वॉशिंग सोडा मिला देने से ये जो आपके क्या बन गए कार्बोनेट्स, ये भी प्रेसिपिटेटेड होके बाहर हो जाएंगे और इस तरह से आपको टेम्परेरी हार्डनेस इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे इसे। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट और ये है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता का निष्कासन। ओके, तो देखो बच्चों ये जो हार्डनेस है परमानेंट हार्डनेस, आप जानते हैं कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या फिर क्लोराइड्स इनके कारण होती है। तो ये जो सॉल्ट्स हैं कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड्स, ये वाटर को बॉइलिंग करने से डिकम्पोज्ड नहीं होते। ऐसे में इन सॉल्ट्स को हम बॉइलिंग मेथड से प्रेसिपिटेटेड नहीं कर सकते, मतलब रिमूव नहीं कर सकते। तो जो परमानेंट हार्डनेस है इसके रिमूवल के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज होती हैं, ओके, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और इनमें से पहली है वॉशिंग सोडा मेथड, जो अभी मैंने आपको इसमें भी बताई टेम्परेरी हार्डनेस में। वॉशिंग सोडा जो होता है Na2CO3, ये जो होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहे वो क्लोराइड्स के फॉर्म में हो, सल्फेट्स के फॉर्म में हो, चाहे बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जब सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, ये क्या है बच्चों वॉशिंग सोडा, तो इससे जब रिएक्शन करते हैं तो ये कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कार्बोनेट्स हैं वो वाटर इनसॉल्युबल है और प्रेसिपिटेट बना के सेपरेट हो जाते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं और ऐसे में वाटर क्या हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है। ओके, अब चाहे टेम्परेरी हार्डनेस ली गई हो और चाहे परमानेंट हार्डनेस ली गई हो, वॉशिंग सोडा मिला के हम दोनों मेथड से वाटर को क्या कर सकते हैं सॉफ्ट कर सकते हैं। अगर हमें NaOH लेना हो या Na3PO4, ओके, तो इनका भी यूज सोडियम कार्बोनेट की जगह किया जा सकता है। NaOH या फिर Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका यूज भी हम इनकी जगह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड हो या कैल्शियम क्लोराइड है, NaOH से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्साइड बनते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है और प्रेसिपिटेटेड हो सकता है। तो हमें तो प्रेसिपिटेटेड करके इनको सेपरेट करना है। ऐसे ही अगर हम फॉस्फेट बनाएं तो मैग्नीशियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, ये तो आइंस वाटर में है, हार्ड वाटर में, समझ में। तो ये भी फॉस्फेट बनाते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इनको भी हम प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके और वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये पहली मेथड है वॉशिंग सोडा मेथड, जिससे हम ये है परमानेंट हार्डनेस का रिमूवल कर रहे हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट मेथड है और ये है कैलवॉन मेथड।
इसी को बोला जाता है सिक्यूस्ट्रेशन। सिक्यूस्ट्रेशन मीन्स होता है अलगाना, किसी को अलग कर देना। ओके, तो कैलगॉन मेथड हो या सिक्यूस्ट्रेशन मेथड हो, ये मेथड जो है यूज होती है कौन सी, परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल में। इसमें जो केमिकल यूज होता है जो कि एक रिमूविंग एजेंट है, मतलब जिसके थ्रू ये जो हार्डनेस रिमूव होती है, और ये है सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट NaPO3 ओके, हम जानते हैं कि जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, तो इसका जो सोडियम सॉल्ट है वही क्या है, सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। इसका ट्रेड नेम होता है कैलगॉन। एक्चुअली कैलगॉन कैल्शियम गॉन से बना है, मींस एक ऐसी मेथड जो कि कैल्शियम आयन को हटा देती है, और जब कैल्शियम को हटा सकता है तो मैग्नीशियम को भी हटा देता है। तो यहां पर कैलगॉन जो है ये एक रिमूविंग एजेंट होता है। अब देखो बच्चों, हम पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं लेंगे बल्कि हम लें NaPO3 x की वैल्यू यहां पर मैंने क्या रखी है 6। ओके, और इसी को हम ऐसा लिख दें Na2, एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहेगा। ओके, Na2 Na4 तो 6 हो गए, और ये PO3 ये भी 6 हो गए। तो ये एक कैलगॉन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले लिया। इसमें क्या होता है कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है इस कॉम्प्लेक्स से इन आयनों को एक्सचेंज कर देते हैं, मींस Na+ जो होता है एक्सचेंज, ठीक है, विद Ca2+ इन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये जो कैल्शियम आयन, सोडियम आयन थे वो कैल्शियम आयन से क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, और यहां पर मैग्नीशियम आयन एक बार कॉम्प्लेक्स में जो हो गया, फंस गया, एंटर हो गया, तो फिर बाहर नहीं आता, मींस एक टाइड अप हो जाता है। ऐसी यही टेंडेंसी किसके साथ है बच्चों, कैल्शियम के साथ। और इनमें इस तरह से आयन एक्सचेंजिंग हुई तो ये बन गए कॉम्प्लेक्सेस। ये होते हैं वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस, मींस ये रहेंगे तो वाटर में प्रेसिपिटेट होकर बाहर नहीं जाते। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन फ्री नहीं होते, ऐसे में दोबारा हार्डनेस इनके कारण नहीं आ सकती। समझ गए ना, मैंने यही लिखा है कि कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर सोल्यूबल, डू नॉट कॉज हार्डनेस बिकॉज कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ आर, ठीक है, नॉट फ्री फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस। तो एक बार कॉम्प्लेक्स में एंटर हो गए तो फिर बाहर नहीं आते, बट दीज, ठीक है, हैव बीन टाइड अप इन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से वो इस तरह से टाइड अप हैं, बंधे हुए हैं कि वो निकल के बाहर नहीं आएंगे, और ये कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल होता है, ऐसे में हार्डनेस नहीं आती। और ये मेथड मेनली इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होती है, जो वाटर इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होता है, जैसे कि बॉयलर में जो यूज होता है वाटर, उसमें वाटर में थोड़ा सा क्या मिला दिया जाता है, कैलगॉन, और फिर वो वाटर यूज हो सकता है। तो ऐसे में वो अपनी हार्डनेस नहीं शो करता और वो यूज कर सकता है। तो समझ गए बच्चों कि सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट ही क्या कहलाता है, कैलगॉन। ये कैलगॉन में जब हम x की वैल्यू 6 लें तो ये कैलगॉन का एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कैलगॉन के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, और एक बार एक्सचेंज हो जाने के बाद ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन फ्री नहीं होते, ऐसे में वाटर में हार्डनेस नहीं आएगी। समझ गए ना, ये लिखा है कि संकुल जल में विलय होते हैं किंतु कठोरता उत्पन्न नहीं करते। क्यों? क्योंकि कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ संकुल से मुक्त नहीं होते, अर्थात संकुल में स्थायी रूप से फंस जाते हैं, बंधे होते हैं। यह विधि किसके लिए यूज होती है, बॉयलर यूज के जल में जो है मृदुकरण। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लेवल पर वाटर यूज होता है उसको इसी मेथड से यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी मेथड है। वाटर लिया, कैलगॉन मिला दिया, बस काम शुरू हो गया। अदर मेथड्स में तो काफी लंबी प्रोसेस चलती है, तो और टाइम भी बहुत लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता। तो ये मेथड है कैलगॉन मेथड, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो मेथड है वो है आयन एक्सचेंज मेथड, आयन विनिमय विधियां। ओके, यहां पर हम आयन एक्सचेंज मेथड्स मतलब आयन विनिमय विधियां यूज करेंगे।
ये सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इनसे काफी क्वेश्चन रिलेटेड है। इनमें 2 मेथड्स आती हैं, एक है इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड या इसी को बोलते हैं परम्यूटेड मेथड या जियोलाइट मेथड। एक्चुअली इसमें जो कंपाउंड यूज होता है यहाँ पर, जिसका यूज एक रिमूविंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है, और वो है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यू, ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। फॉर्मूला है Na2Al2Si2O8 XH2, इसी को बोलते हैं क्या, जियोलाइट। ये हमारा यहाँ पर क्या है, एक रिमूविंग एजेंट। समझ गए बच्चों कि यहाँ पर जो कठोरता को पृथक करने वाला घटक है, ठीक है, जो हार्डनेस को रिमूव करने वाला केमिकल है, वो है जियोलाइट। जियोलाइट के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कोलाइडल स्टेट में, आप वहां देखें, मिलेगा इसके बारे में। तो इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये अपने सोडियम आयन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैटाइन एक्सचेंज कर सकते हैं। कैटाइन एक्सचेंज का मतलब ये अपने सोडियम आयन को तो मिला देते हैं वाटर में, और वाटर के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनको अपने आप में क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो आयन है, जितना बड़ा कैटाइन हो, ध्यान रखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अगर आपको आयंस दे दिया जाए और पूछा जाए कि किसमें आयन एक्सचेंज पावर ज्यादा है, तो ध्यान रखना है कि जो आयन एक्सचेंज पावर है वो साइज के इंक्रीज होने से बढ़ती है। मतलब जितना बड़ा आयन उतने जल्दी ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पर हमें इन्हीं को लेना है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये जियोलाइट है, इसमें कैटाइन एक्सचेंज करने की टेंडेंसी है, और इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। समझ गए बच्चों कि जो जियोलाइट है ये है जल योजित सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इनमें धनायन विनिमय का गुण होता है, और इसी से ही जल की कठोरता का निष्कासन किया जाता है। यहां पर आपको ये जियोलाइट दिया हुआ है, ओके। ये कैटाइन, तो इसको हम इस फॉर्म में ले लें, शॉर्ट फॉर्म में। जेड की वैल्यू मैंने यहां लिख दी Al2Si2O8 XH2, क्योंकि यहां पर सोडियम का वर्क है। तो देखो ये है वाटर में आयंस, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, चाहे वो क्लोराइड के फॉर्म में हो, सल्फेट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, अगर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में तो भी एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये है हार्ड वाटर, इसमें मिलाया गया जियोलाइट, तो ये एक्सचेंज चलता है। यहां पर कैटाइन एक्सचेंजिंग चल रही है, समझ गए ना, क्या चल रहा है, कैटाइन एक्सचेंज। तो यहां पर सोडियम आयन और जो ये है, ये तो मिल गए हार्ड सॉफ्ट वाटर में, मतलब पानी में चले गए, ठीक है, इन सॉफ्ट वाटर में। और ये जो आयंस थे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, ये कहां रह जाते हैं, जियोलाइट में। इस तरह से वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का टोटल रिमूवल हो जाता है। इसमें केवल और केवल कैटाइंस हटते हैं वाटर में से। सॉल्ट में जो क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स वो बचे, उनका रिमूवल नहीं होता। इसमें केवल कैटाइंस का रिमूवल होता है, समझ गए ना। तो ये है कौन सी मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड में इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज या जियोलाइट मेथड। जियोलाइट अपने सोडियम आयनों को हटाता है और हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अपने आप में बांध लेता है, और इस तरह से वाटर क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अब आता है कि लगातार अगर जियोलाइट में हार्ड वाटर चलता रहेगा तो एक ऐसी कंडीशन भी तो आ जाएगी जब जियोलाइट के सारे सोडियम आयन क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तब ऐसे में फिर जियोलाइट को दोबारा क्या किया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है। तो वो हम अलग से ले रहे हैं। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, तो इसको अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जियोलाइट से लगातार अगर हार्ड वाटर चलता रहे तो धीरे धीरे जियोलाइट के सारे सोडियम आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। ऐसे में जियोलाइट वर्क करना बंद कर देता है, मींस अब उसमें कोई सॉफ्टनिंग नेचर नहीं होता। तो ऐसे में फिर जियोलाइट को क्या किया जाता है, रिजनरेट किया जाता है, मींस उसमें दोबारा सोडियम आयंस लाए जाते हैं। और इसके लिए 10%, ठीक है, 10% बाय वेट NaCl का सॉल्यूशन यूज होता है। वेट वॉल्यूम मतलब है कि 10 ग्राम जो है NaCl को 100 ml वाटर में या डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो इस तरह से चार्जिंग ऑफ जियोलाइट, रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट, कि when all sodium ion of zeolite have been exchanged, then regeneration of zeolite is necessary।
use 10% NaCl for generation। समझ गए बच्चों कि जब सारे सोडियम आयन हट गए जियोलाइट के, तब ऐसे में जियोलाइट वर्क नहीं करता, तब इसके लिए ये जनरेशन मेथड यूज होती है। दोबारा सोडियम आयन ला दिए जाते हैं जियोलाइट में और इस तरह जियोलाइट का बार बार यूज किया जा सकता है। और इसके लिए 10% NaCl का यूज करेंगे तो इस तरह से यहाँ दोबारा एक्सचेंजिंग हो जाएगी और ये आयंस हट जाते हैं और ये वाटर में आ जाते हैं। अब आता है कि कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आयन की साइज और उसके चार्ज का, समझ गए ना, क्या रिलेशन है एक्सचेंज पावर। तो ध्यान रखें एक्सचेंज पावर ऑफ कैटाइन, कैटाइन के एक्सचेंज होने की जो पावर है उसके साइज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो चार्ज होता है बच्चों उस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आयन कितने जल्दी, ठीक है, एक्सचेंज पावर ऑफ कैटाइन कितने जल्दी एक्सचेंज होगा वो उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो साइज बड़ा तो जल्दी एक्सचेंज और चार्ज ज्यादा तो कम एक्सचेंज। जैसे यहाँ लिथियम से लेकर अगर हम सीजियम तक चले या मैग्नीशियम से, तो ये इनकी एक्सचेंजिंग पावर है। मींस ये लिथियम से जल्दी एक्सचेंज होता है, सोडियम से जल्दी एक्सचेंज होगा, पोटेशियम जितनी बड़ी साइज उतना अच्छा एक्सचेंज पावर, क्योंकि छोटे आयन ज्यादा दृढ़ता से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड रहते हैं और उनको हटाना कठिन होता है, बड़े बड़े इजी हट जाते हैं। ऐसे ही चार्ज ज्यादा रहेगा तो बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ऐसे में उसका हटना कठिन होगा। तो 1+ वाले आयंस जल्दी हटते हैं, फिर और ज्यादा चार्ज बढ़ेगा तो इनकी एक्सचेंज पावर घट जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है, ये है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। मींस आयन एक्सचेंज मेथड में 2 मेथड्स आती हैं। एक आपने देखा इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड जिसमें जियोलाइट का यूज होता है सॉफ्टनर के रूप में, और यहां पर है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। ये इसी को बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टनर है जो वाटर से रिमूविंग करता है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है, तो वो सॉफ्टनर होता है एक रेजिन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका यूज होता है। ओके, कार्बनिक रेजिन विनिमय विधि। तो इट इज मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ दीस डे। रिसेंट में जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है वो मेथड, और वो यही है मोस्ट पॉपुलर मेथड। ओके, ये मेथड आप देखोगे जो बड़े बड़े आरओ सिस्टम होते हैं, जो सिलेंडर होते हैं वो इन्हीं रेजिन से भरे होते हैं। The water obtained by this method is free from all types of ions। इस मेथड में जो हमें वाटर मिलेगा सॉफ्ट होके, जो वाटर सॉफ्ट वाटर मिलता है, ठीक है, the soft water obtained by this method, इस मेथड से जो सॉफ्ट वाटर मिलेगा उसमें आप देखोगे ना तो हार्डनेस प्रोड्यूस करने वाले सॉल्ट हैं, ना तो उनके कैटाइंस रह जाते हैं और ना ही एनाइंस होते हैं। मतलब बिल्कुल आयन फ्री हो जाता है, वाटर बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है। तो यही लिखा है कि फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ आयंस मींस कैटाइन एंड एनाइंस, व्हिच इज नोन एज डीआयोनाइज्ड और डीमिनरलाइज्ड वाटर। समझ गए बच्चों कि इसमें जो वाटर मिलता है वो बिल्कुल आयोनाइजेशन से फ्री होगा, मींस डीमिनरलाइज्ड होता है, बिल्कुल आयंस नहीं होते, ऐसा वाटर मिलता है। तो एक क्वेश्चन होता है कि किस मेथड से वाटर जो मिलता है वो टोटल डीमिनरलाइज्ड होता है, तो वो ये है। In this method, ion exchange reagent are used as water softeners। इसमें जो वाटर सॉफ्टनर होते हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजेंट। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैटाइन आयन एक्सचेंज, ठीक है, कैटाइन एक्सचेंज रेजेंट, और एक होगा एनाइन एक्सचेंज रेजेंट। जो कैटाइन जो होता है एक्सचेंज रेजेंट, दे आर ग्रेनुलर, ठीक है, ग्रेनुलर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड्स। ये ग्रेनुलर मतलब है कि छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं, और इनसॉल्युबल है वाटर, और एसिड्स होते हैं इनमें, और एसिड्स के फॉर्म में इनमें जो ग्रुप्स होते हैं वो है COOH और क्या SO3H। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक प्रकार के, एसिड्स के फॉर्म में होते हैं, और इनमें क्या होता है COOH और SO3 ग्रुप्स ये होते हैं, और ये अपने H+ आयन के थ्रू ही जो हार्ड वाटर है उसके कैटाइन को एक्सचेंज करते हैं, एंड एक्सचेंज कैटाइन ऑफ वाटर थ्रू H+ आयन। समझ गए ना कि जब इनसे वाटर पास होता है तो ये हार्ड वाटर के जो कैटाइंस हैं उनको एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, H+ के। और दूसरे होते हैं एनाइन एक्सचेंजर, ये दे आर
जाइंट ऑर्गेनिक रेजेंस, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनमें बेसिक ग्रुप होते हैं जैसे कि अमोनियम ग्रुप, ठीक है, क्वार्टर अमोनियम ग्रुप, और इनके जो OH ग्रुप हैं ये इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, ये जो माइनस आयन होता है इन्हीं के थ्रू वाटर के जो हार्ड वाटर के एनाइंस हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। समझ गए बच्चों कि ये वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। इसमें आयन विनिमय रेजन का मृदु कारक के रूप में यूज होता है और इसमें जो जल मिलता है वो बिल्कुल आयनों से फ्री होता है जिसे बोलते हैं अलवणीय जल। ये लिखा नहीं मैंने, यहां से समझ लें कि इस मेथड में, और इसमें इतना और जोड़ लेना है, इस विधि से लवणीय जल मिलता है। समझ लेना, क्योंकि ये सभी प्रकार के आयनों से मुक्त होता है, ये ध्यान रखना। मतलब उसमें ना तो कैटाइंस रह जाते हैं और आयनाइंस। इसमें 2 टाइप्स के रेजन यूज होते हैं, धनायन विनिमय रेजन, ये गोलाकार जल में अब्लेक कार्बनिक रेजन होते हैं और इनमें ये ग्रुप होते हैं COOH और SO3H, और ये अपने H+ के थ्रू जल के कैटायनों को विनिमय करते हैं। जस्ट ऐसा ही ऋणायन विनिमय रेजन अत्यधिक दीर्घाकार जटिल कार्बनिक रेजन है और इनमें क्षारीय समूह ये होते हैं और ये अपने OH के थ्रू जल के ऋणायनों का विनिमय करते हैं। तो अभी हम मेथड लिख के देखते हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है एक्सचेंज प्रोसेस, किस तरह से एक्सचेंजिंग होती है। तो ये होगा रेजन, कौन सा रेजन होगा, कैटायन एक्सचेंज रेजन, और ये हो गया क्या, हार्ड वाटर। ओके, इस हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं। तो ये जो H+ आयन है इसका, ये तो यहां आ गया और ये इसकी जगह आ जाते हैं, और इस तरह से कैटायन का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, और H+ कहां आ गया, सॉफ्ट वाटर में। ओके, तो पहले वाटर को कैटायन एक्सचेंजर में भेजा जाता है। तो कैटायन एक्सचेंजर में वाटर जाते ही यहां पर किसका, कैटायन का एक्सचेंजिंग हो गया। फिर इसके बाद उसी वाटर को, मींस हम ये कहें कि इस तरह का सिस्टम होता है कि ये है, ओके, यूं ऐसे आया तो यहां पर लगा होता है ऐसे एक सिस्टम, और फिर यहां से दूसरा ऐसे एक्सचेंजर लगा होता है यहां ऐसे, और फिर यहां से वाटर बाहर आ रहा है। तो ये तो होता है क्या, कैटायन एक्सचेंजर, और ये क्या है, एनायन एक्सचेंजर। ठीक है, यहां से आता है सॉफ्ट वाटर और यहां से आता है, यहां एंटर करता है हार्ड वाटर। ओके, इतना सा प्रोसेस होता है। यहां भरा होता है पूरा रेजिन, यहां क्या भरा होता है, रेजिन। तो पहले वाटर कहां गया, कैटायन एक्सचेंज रीजन में, यहां से कैटायंस का एक्सचेंज हो गया और H+ मिल गए। फिर कहां भेज दिया जाता है, एनायन एक्सचेंज रीजन में। ये क्या है यहां पर, एनायन एक्सचेंज रीजन। तो यहां पर एनायनों का एक्सचेंज होता है OH के थ्रू, मींस ये जो आयंस है एनायन हार्ड वाटर में, किसमें है ये, हार्ड वाटर में। तो ये मिल गए इसके साथ रीजन में और OH निकल के सॉफ्ट वाटर में, और इस तरह से यहां पर एनायन का एक्सचेंज हो गया। और ये जो आयंस मिले, कैटायन एक्सचेंजर से H+ आया और एनायन एक्सचेंजर से OH आया, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, H2O। इसी को हम बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो इस प्रोसेस से जो वाटर मिलेगा वो टोटली कैटायन और एनायन से फ्री होता है और इसलिए हम इसे कहते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। अब आता है कि इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लगातार रेजिन से वाटर अगर निकलता रहेगा तो ऐसे में सारे कैटायंस और एनायन H+ और OH क्या होंगे, एक्सचेंज के हो जाएंगे। तो ये फिर वर्क करना बंद कर देता है, तो फिर इनको भी रीजनरेट किया जाता है रेजिन में, जो है कैटायन रेजिन है, जो समझ गए ना, ये कौन सा है, कैटायन रेजिन। तो इस कैटायन रेजिन में HCl मिला दिया जाता है, तो ये इस तरह से फिर से ये रीजनरेट हो जाएगा और इसके साथ निकल जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में, और H+ यहाँ आ गए। ऐसे ही ये एनायन रेजिन में तो OH जो क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट ये आ गए थे, ये एक्सचेंज हो जाएंगे और रीजनरेट हो जाएगा एनायन रेजिन। और इस तरह से वाटर बार बार सॉफ्टनिंग की जा सकती है। तो ये कुल मिला के ये थी आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेज ऑफ
हार्ड वाटर, कठोर जल के उपयोग से क्या हानियां हैं, क्या डिसएडवांटेज है। तो देखो फर्स्ट अगर हम देखें डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग, तो अगर हम हार्ड वाटर में देखें कि अगर TDS जिसको हम बोलते हैं या हार्डनेस जो कितनी हो 100 से लेके 150 ppm तक, तब तक तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, डोमेस्टिक यूज में हार्मफुल नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा हो जाए तो फिर ऐसा जो वाटर है, हार्ड वाटर जो है, ये डोमेस्टिक यूज के लिए क्या रहता है, सूटेबल नहीं होता, मींस अनफिट रहता है वॉशिंग के लिए, वॉकिंग के लिए और कुकिंग के लिए। समझ गए बच्चों कि इन डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग में, कि हार्डनेस अप टू 100 to 150 जिसको हम बोलते हैं TDS, टोटल डिसॉल्व सॉल्ट, यहां तक है, तब तक तो हमारे लिए इज टॉलरेबल, तब तक हमारे लिए हानिकारक नहीं है। बट मोर देन दिस वैल्यू देन वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक यूज, मींस अनफिट फॉर वॉशिंग, वॉकिंग एंड कुकिंग। ऐसा पानी अगर हम यूज करते हैं तो देखो वॉशिंग करोगे तो झाग जल्दी नहीं आएंगे, कपड़े जल्दी साफ नहीं होंगे, मींस ज्यादा से ज्यादा सोप वेस्टेज हो जाएगा। नहाने में भी आप देखोगे बालों में एक खार सी जम जाती है, स्केलिंग हो जाती है, ओके। और कुकिंग में भी दिक्कत आती है, दाल जल्दी नहीं पकती। तो ये काफी इफेक्ट पड़ते हैं जब क्या हो, हम कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं, हार्ड वाटर। ठीक, तो समझ गए बच्चों कि जल में जब कठोरता की कोटि, समझ गए ना, कठोरता की कोटि 100 से 150 मींस ppm में हो, TDS जिसको हम बोलते हैं, तो यह हानि नहीं पहुंचाती। किंतु जब ये मान इससे ज्यादा हो तो ऐसा जल घरेलू उपयोग के लिए अनुकूल नहीं होता, अर्थात कपड़ों को धोने, नहाने और खाना बनाने में उपयोगी नहीं है, बिल्कुल फिट नहीं। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यूज। तो देखो बच्चों, इंडस्ट्रियल यूज में वाटर का यूज डाइंग में होता है, प्रिंटिंग में होता है। तो अगर वो हार्ड वाटर यूज किया जाए तो डाइज जो होते हैं, वो डाइज क्या करते हैं, हार्ड वाटर के साथ एक इनसॉल्युबल कंपाउंड या मिक्सचर जिसे बोलते हैं लेक्स बना लेते हैं, और ऐसा मिक्सचर फिर प्रिंटिंग के लिए अनफिट हो जाता है। समझ गए ना। तो यहाँ पर भी तो हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग बिकॉज इट फॉर्म इनसॉल्युबल मिक्सचर लेक्स विद डाइज। तो डाइज खराब हो जाते हैं। समझ गए बच्चों। कठोर जब रंजकों में तथा पेंटिंग में अनफिट होता है, क्योंकि ये रंजकों के साथ एक एबले पदार्थ बनाता है, फूजड़े से बन जाते हैं, और इस तरह से वो इंडस्ट्रियल यूज का नहीं रह जाता। फिर आता है इन बॉयलर्स। सबसे ज्यादा जो वाटर है इंडस्ट्रियल लेवल पर वो बॉयलर्स में यूज होता है, पानी को गर्म करने में और उसकी स्टीम बनाने में, ताकि उस स्टीम से फिर इंडस्ट्रियल रूप से बहुत सारे सिस्टम वर्क करते हैं। तो इन बॉयलर वाटर यूज्ड एज अ प्रोड्यूसिंग स्टीम। समझ गए ना बच्चों कि बॉयलर में पानी को गर्म करके क्या बनाया जाता है, स्टीम। व्हेन हार्ड वाटर यूज्ड इन बॉयलर देन 3 मेन प्रॉब्लम्स अराइजेस। अब बॉयलर में अगर हम हार्ड वाटर यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स, जिसको हम बोलते हैं ना खार का जम जाना, कि अगर हम किसी बॉयलर में या किसी भी ठीक है सिस्टम में अगर पानी रखते हैं हार्ड वाटर, तो आप देखते हैं उसमें खार या एक लेयर सी बन जाती है सॉल्ट की, और वो सॉल्ट जो लेयर बनती है वो हीट इंसुलेटिंग होती है। ऐसे में पानी जल्दी गर्म नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा फ्यूल वेस्टेज होता है। तो समझ गए ना बच्चों कि फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स मतलब खार का बनना, तो डिपोजिटेड सॉल्ट इज हीट इंसुलेटिंग। ऐसे में हीट इंसुलेटिंग होगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल क्या होगा, वेस्टेज होता है। पानी को गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा हमें हीट करना पड़ता है। फिर आता है कोरोजन। तो कोरोजन तो होगा ही होगा, सॉल्ट है, मेटल की सरफेस से रिएक्शन करते हैं, और इसमें मेनली MgCl2 जो होता है ये बॉयलर की सरफेस में कोरोजन लाता है, जिससे बॉयलर की लाइफ शॉर्टेन हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है। समझ गए बच्चों कि MgCl2 बॉयलर की सतह पर संक्षारण उत्पन्न करता है, जिससे बॉयलर का जीवन काल कम हो जाता है। और तीसरा है फॉर्मिंग। हार्ड वाटर को बॉयल करने से बहुत ज्यादा बुलबुले बनते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके वेपोराइज्ड होते हैं, और ऐसे में बहुत सा फ्यूल इसी में खराब हो जाता है। तो ये भी इट इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉयलर, ठीक है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन बॉयलर, इट कॉज द वेस्टेज ऑफ फ्यूल। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हार्ड वाटर अगर आप बॉयलर में यूज करते हैं तो वो कोरोजन कर सकता है, उसमें खार जमा देता है, मींस स्केल्स बन जाते हैं, और इस तरह से उसमें झाग बनने लगता है। ये कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हार्ड वाटर अनफिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, डोमेस्टिक यूज और इन बॉयलर्स। समझ गए ना। तो यहाँ तक ये था
डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर टेस्ट को नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आ जाता है कि अगर हमें जल की उपस्थिति की पहचान करनी है, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एनी सैंपल, ठीक है, इन एनी सैंपल, कि किसी सैंपल में वाटर है कि नहीं, इसकी पहचान कैसे करें। तो देखो सबसे मेन जो टेस्ट होता है वो है एडिड ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इन सैंपल। आप जो भी नमूना दिया गया है, सैंपल दिया गया है, उसमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिला दें। चेंज इट्स कलर फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे ही आप सैंपल में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिलाएंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। अगर उस सैंपल में H2O है तो इनके रिएक्शन से CuSO4 × 5H2 बनता है, जो कि ब्लू कलर का होता है। तो यही इंडिकेट करता है कि जो कंपाउंड है उसमें वाटर है या नहीं। अगर कलर चेंज नहीं होता तो नहीं है तो ब्लू कलर आ जाएगा। समझ गए बच्चों कि दिए गए प्रतिदर्श में यदि कॉपर सल्फेट मिलाएं, अगर इसका रंग सफेद से नीला हो जाए तो ये वाटर की प्रेजेंस को बताता है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस व्हाइट होता है, वाटर से रिएक्शन करता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो ब्लू कलर का होता है। एक तो ये टेस्ट है। दूसरा है कि जो भी सैंपल है उसमें CaC2 मिला दें, कैल्शियम कार्बाइड, वो वाटर से रिएक्शन करके और एसिटाइलिन बनाता है C2H2, और फिर हम उसमें जलाएं इसको, जो गैस निकल रही है अगर वो ब्राइट फ्लेम के साथ जल रही है तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में वो उस सैंपल में क्या था, मॉइस्चर था, या कहें कि वाटर था। समझ गए बच्चों कि सैंपल में CaCO2 मिलाएं, ऐसे में C2H2 बनेगा, एसिटाइलिन जो चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। ये रिएक्शन होती है CaCO2 प्लस H2O, तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन। जैसे ही आप उसे बर्न करोगे, बर्निंग होगी तो ये रिएक्शन होगी और हीट निकलती है, और इससे जो है एक ब्राइट फ्लेम, चमकदार फ्लेम लगती है, निकलती है। तो ये दो टेस्ट ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि किसी कंपाउंड में मॉइस्चर या वाटर है या नहीं है। तो यहां तक समझ गए होंगे, इसे नोट करें।